हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्लास 9th में हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कुछ विशेष कर पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले इसकी दो टर्म्स होती हैं। पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होता है, एक होता है कांस्टेंट टर्म और दूसरा होता है वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म जो कि फिक्स होता है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन वेरिएबल टर्म जहां जहां जैसे जैसे जाएगा, अब वेरिएबल पॉलिनोमियल सिर्फ तो हम x का यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा वेरिएबल की जगह पे हम x ही रखेंगे। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ, पॉलिनोमियल क्लास 9 में जैसे कि आप पढ़े हैं, पॉलिनोमियल का जो पावर हो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि x ऑलवेज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमेशा जो पॉलिनोमियल का पावर होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ऊपर से जो वेरिएबल हो वो रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि हम बोले कि रूट 2x रूट, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये था थोड़ा सा डिफिनीशन या फिर थोड़ा सा जानकारी पॉलिनोमियल के बारे में। इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ठीक है, डिग्री क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर का कहने का मतलब जैसे कि 9x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसा कोई और एग्जांपल ले लो, 4x टू द पावर 9 प्लस 14x टू द पावर 19 माइनस 7। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 19 है। क्यों? क्योंकि 19 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री समझिए। अब डिग्री के ऊपर मतलब कि हम डिग्री को नजर में रखते हुए पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री इज 1। डिग्री नहीं, एक्चुअली में हाईएस्ट डिग्री, यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और उसको जैसे कि 4x 2x 9x, ये सारा एग्जांपल हो गया इसका। 4x 2x 9x, ये सब क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि इसका सबका पावर 1 है और 1 है। ठीक, दूसरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में? ax प्लस b के फॉर्म में। दूसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? हाईएस्ट डिग्री इज 2। हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, और इसको हम जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो तीसरा है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री इज 3। हाँ जी, 3 होनी चाहिए। और इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा? जैसे 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है।
दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऊपर से इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में लिखते हैं। और एक और चीज, जितना भी ये नोटेशन था ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे a की वैल्यू a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब हम 0 इंटू, मान लो a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यदि हम a की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0 0 0 ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म। अब खत्म हो जाने के बाद बचेगा क्या, सिर्फ 9x प्लस 3 बचेगा। और 9x प्लस 3 तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक में आएगा नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी यदि है इस 4x क्यूब या 4 की जगह पे हम 0 रखते हैं तो 0 में x की वैल्यू कुछ भी हो, वहां पे यदि हम 0 में x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू गायब। अब पूरी की वैल्यू गायब होने का मतलब बच कितना गया यहाँ पे, और यहाँ से ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहाँ से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसलिए जो a की वैल्यू हो वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 होगी तो वो पॉलिनोमियल गड़बड़ हो जाएगा, कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी पॉलिनोमियल आते हैं जिसके पावर 4 होते हैं। ठीक है, अब 4 होते हैं उसके भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं। एक होता है 0 पॉलिनोमियल, क्लास 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है ये भी जानने की जरूरत है। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री कोई भी नहीं पता लगा पाया कि 0 की डिग्री कितनी होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिग्री के आधार पे, यानी कि उसके पावर के आधार पे पॉलिनोमियल के टाइप्स। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब क्लास 9th का सिलेबस था। ये इसलिए पढ़ा गया क्योंकि अब जो पढ़ने वाले हैं वो उसमें ये जो 9th क्लास का सिलेबस था इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी आवश्यकता के लिए अब एक कोई पॉलिनोमियल है, जैसे क्लास 9th में हम पढ़े थे कि पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो px या फिर pq, मतलब कि p मतलब पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x है। यहाँ पे p मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू है जो q है। ऐसे ही pr ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो जहाँ पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू r है, तो ये जानते हैं, ये जान गए। अब यदि किसी कोई पॉलिनोमियल px है और हम यहाँ पे रखना चाहते हैं where x इक्वल टू k, x इक्वल टू k, x की वैल्यू क्या होगी, k होगी, तो उस k को, यानी कि ये px का वैल्यू चेंज किस में हो गया, px इक्वल टू pk में बदल जाएगा। यदि हम x की वैल्यू k रखते हैं तो px इक्वल टू pk, जाहिर सी बात है, जहां पे जिसकी वैल्यू रखोगे वहां पे वो बदल जाएगा, वहां पे वो रिप्लेस कर जाता है। जैसे कि हम √2 को चाहे वो इरेशनल प्रूव करते हो, चाहे कोई भी वैल्यू को किसी की जगह पे रखते हो, तो उसकी वैल्यू सेम हो जाती है, यानी px की वैल्यू pk हो गई। अब k क्या होता है, तो k कैन एनी रियल नंबर। ये भी क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में ये भी पढ़ा है कि टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर पर ट्राई करेंगे, ठीक ना। तो एक कोई इक्वेशन है 2x + 3, इसकी जीरो क्या है, ठीक है, इसकी जीरो क्या है। अच्छा, सबसे पहले जान लो जीरो मतलब होता क्या है। तो जीरो मतलब कि यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें कि इक्वल टू में जीरो आ जाए, मतलब कि x की वैल्यू में 1 रखेंगे कि इसकी पूरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कि x की वैल्यू 2 रखेंगे कि पूरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू 4 रखें कि पूरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का जीरो फाइंड करना, यानी कि जीरो कह लो या फिर उसको रूट कह लो, ठीक ना। जीरो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट। जीरो को ही आगे चल के रूट कहते हैं और रूट को ही आगे चल के जीरो कहते हैं। ठीक,
तो इस x की वैल्यू पे हम क्या पुट अप कर दें कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी को हम 0 कहते हैं या फिर रूट कहते हैं। तो इस इक्वेशन का हमको फाइंड करना है 0। किस इक्वेशन का, 2x + 3 का 0 फाइंड करना है, यानी कि जाहिर सा बात है हमको 0 लेना है, तो इक्वल टू में 0 कर देते हैं। अब ये माइनस का 3 है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी प्लस का 3 है, इक्वल टू के उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। सो 2x = -3। अब x की वैल्यू ना फाइंड करनी है कि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे तो 0 आए, तो x को इधर रहने दो, ये 2 * में इधर लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। सो x = -3, सॉरी ये इनटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू -3/2 जब हम रखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू -3/2 रखते हैं तो इस पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो उसको यहाँ हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2x + 3 = 0, 2 * x की वैल्यू हमने निकाल रखी है -3/2, तो -3/2 + 3 = 0। देखते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक है, 0 ऐसे ही हम पुट अप कर रहे हैं। अब ये 2 डिवाइड में तो इसे कैंसिल आउट, बचा क्या, -3 + 3 = 0। जी बिल्कुल, -3 और +3 जब आपस में सब सब्स्टिट्यूट होने तो क्या हो जाएगा, 0। सो 0 = 0। हाँ, x की वैल्यू यदि हम -3/2 रखते हैं तो ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अलग प्रकार से, कुछ अलग ढंग से हम क्वाड्रेटिक, ये तो लीनियर था, और ऐसे ही कुछ ढंग से हम क्वाड्रेटिक का भी फाइंड करते हैं। एक और चीज इसमें जानने वाली बात यह है कि हमने क्या किया, यदि लीनियर इक्वेशन हमको दिया हो और कहे कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करिए, तो हमको पता है कि जिसका जितना डिग्री होगा उसका उतना ही पोलिनोमियल, उतना ही उसका जीरो होगा। यानी कि इसका डिग्री 1 था, तो इसके पास सिर्फ एक ही जीरो होगा। क्वाड्रेटिक के पास 0 2 होता है तो उसके पास जीरो कितना, क्वाड्रेटिक के पास डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो जीरो उसका कितना होगा, 2 होगा। ठीक, तो इसको फाइंड करने के लिए हमने देखा कि एक फॉर्मूला बन सकता है। ये 2x + 3 का जीरो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बन सकता है। वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, ये 3 क्या है, तो माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन, और 2 आया है तो 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट। यदि इस फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन को लिख दें तो वही उसका जीरो होता है। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 9x + 4, ये एक इक्वेशन है। यदि इसका हमको जीरो फाइंड करना हो तो डायरेक्ट हमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, इस वाले फॉर्मूला पे पुट अप कर देते हैं। तो माइनस इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है, तो प्लस का 4 है तो केवल 4 लिखेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की कोएफिशिएंट कितनी है, तो 9 है, तो 9 यानी कि इसकी जीरो कितनी हो जाएगी, -4/9। ना कि इसी में, बल्कि कोई दूसरा भी एग्जांपल हम ले लें, यानी कि ये प्लस वाला टर्म था, कोई माइनस वाला टर्म ले लें, जैसे कि 4x - 3। यदि इसका हमको जीरो फाइंड करना हो, 4x - 3, यदि इसका हमको जीरो फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, वैसे ही कांस्टेंट टर्म, माइनस का कांस्टेंट टर्म, सो माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है। ठीक है, सो -3 अपॉन, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के पहले लगा होता है ना, जैसे कि जिससे कि वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि x वेरिएबल है और जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ है उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक, तो 4 क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो 4 रख देंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस, सो +3/4, जो कि 3/4 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका जीरो कितना हो गया, 3/4। यदि हमको वेरीफाई करना हो, यदि हमको अपने आंसर पे विश्वास नहीं हो, हमें तो है, आपको यदि नहीं हो तो क्या करिए, एक बार वैल्यू रख के पुट अप करके देख लीजिए। चलो रख देते हैं 4x - 3, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3/4। सो 4 * 3/4 -3, 4 to 4 cancel out, and 3 - 3 that will become 0। 3 में से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा।
तो ये थे लीनियर इक्वेशन के, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के तरीके। आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा था वो एक तरह से वो फॉर्मूला भी है जिससे कि हम जीरो को फाइंड कर सकते हैं। अब एक्चुअली में हमको जानना क्या है कि जीरो हम क्यों फाइंड करते हैं, ठीक ना, और जीरो को कैसे फाइंड करते हैं और कहां पे फाइंड करते हैं, ठीक है। और जीरो का वास्तविक मतलब तो हमने समझ लिया कि उस पूरे पॉलिनोमियल के टर्म को जीरो के बराबर में रख देना, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। अब हमको क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक ना, क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है कि कैसे हम जीरो फाइंड करते हैं। वो भी किससे पढ़ना है, हमको ग्राफ पे पढ़ना है, ठीक ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल फाइंडिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का हम ग्राफ के ऊपर पढ़ेंगे कि उसको कैसे फाइंड करता है। तो ग्राफ आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में कैसे किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। करना क्या होता है, एक एक्स वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। नीचे माइनस का टर्म होता है, सॉरी वाई डैश, ये वाई, ये एक्स डैश और ये एक्स और ये एक्स। जो डैश वाला टर्म होता है उसको माइनस कह लो या कुछ भी कह लो, और इसी को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है ग्राफ, और ग्राफ पे हम उसी इक्वेशन को 2x+3 को ही, यानी कि उसको हम y मान लिए हैं, x की वैल्यू -2 रखे हैं तो इस 2x+3 पे वैल्यू रखे हैं तो 1 आया, जैसे कि ये 2x+3, यदि x की जगह पे हम -1 रखें तो 2 × -1 + 3, सो -2 + 3 = -1, ऐसे हम ये वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। अब ऐसे जब वैल्यू निकाले हैं तो निकालने के बाद क्या हुआ है, -2 रखे हैं तो y की वैल्यू -1 आई है, और x की वैल्यू 2 रखे हैं तो y की वैल्यू 7 आई है। अब हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर मतलब कि एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक। तो लाइन में हम अब इस -2 और -1 और 2 और 7 को पॉइंट को रिप्रेजेंट करके और दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब फिर देखते हैं कि हमारी जो जीरो कहां पे जीरो हो रही है, y की वैल्यू, यानी कि x हम क्या रखेंगे कि y की वैल्यू 0 होगी। तो चलो देखो, ये पहला -2 -1, यानी कि ये पहला वाला x का है, ये दूसरा वाला y का है। तो x वाला टर्म कौन सा है, ये x है, सॉरी ये x डैश है, और ये x है, ये y डैश है, ये y प्लस है, ठीक। -2 -1 यानी कि -2 यहाँ पे है, सॉरी x का -2 यहाँ पे है, और -1 ये वाला रहा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा क्योंकि इधर से -1 और इधर से -2, एक यहाँ पे पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट 2, 7, यानी कि ये वाला हो गया -2, -1 का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ, 2, 7। तो x का 2, चलो ये x का 2 यहाँ पे और y का 7 यहाँ पे, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 2, 7, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, ठीक ना। तो एक स्ट्रेट लाइन से हम मिलाते हैं तो मे बी ये स्ट्रेट हो, ठीक है। और फिर जब ऐसे आते हैं और ऐसे आके ये लाइन मिल जाता है, ठीक। अब मिलने के बाद जब स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा पे टेढ़ा हो गया है, नॉट माइंड इट, आपको उसको पूरा ग्राफ पे अच्छे से बनाएंगे ना तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y की वैल्यू तो हमको चाहिए नहीं 3 की, कि x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है, लेकिन हम ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे कुछ नियम होता है, उसमें से एक नियम होता है कि यदि कोई लाइन y पे होके जा रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि x कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और कोई लाइन x को कट करे तो वहां पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे कट रहा है, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कट रहा है, तो -2, -1, यानी कि ये 1.5 हो रहा है, क्या रहा है 1.5, माइनस का 1.5 के लगभग में आ रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक हम लिखते हैं कि -3/2, यानी कि जब 3 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, -1.5, आधा करेंगे तो 0। अभी हमने बताया क्या होगा कि x के लाइन पे y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। x
के लाइन पे y की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, यानी कि ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंट हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, 0,3 हो गई, ठीक ना। तो हमको तो वो तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए कि y की वैल्यू कब 0 हो रही है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या, इस इक्वेशन को हम क्या माने हैं, y माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पे हो रहा है, -3/2, और पहले की हमने ओरली और वैसे बना के हमने सॉल्व करके पता किया कि इसकी x का 0 कितना हुआ, x = -3/2 रखते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि -3/2 ही इस इक्वेशन का 0 है। तो ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ के ऊपर कैसे किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम उसका, और 0 को पता करेंगे कि कौन सा 0 हो सकता है, कौन कौन सा 0 हो सकता है। तो एक इक्वेशन है x² - 3x - 4, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पहले जब -2 रखते हैं, जैसे कि हम वो लीनियर में रखा था, वैसे इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 6 आती है, फिर -1 रखते हैं तो 0 आता है, 0 रखते हैं तो -4 आता है, 1 रखते हैं तो -6 आता है, 2 रखते हैं तो -6 आता है, फिर 3 रखते हैं तो -4 आता है, 4 रखते हैं तो 0 आता है, और 5 रखते हैं तो 6 आता है। ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, और उसका चार्ट बना लिया, और चार्ट बनाने के बाद इसको ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला रिप्रेजेंट करते हैं -2,6 -1,0 -1,0 0, 0,4 तो 0,4 ये रहा, फिर 1, -6 1, -6 2, -6 2, -6 2, -6, फिर 3, -4 तो 3, -4, ठीक, फिर 4,0 तो 4,0, और फिर 5,6 लास्ट में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमको पता क्या करना है, पता ये करना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 कैसा होगा या कौन सा होगा, क्या हम रखें। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 0 कब हो रहा है, y की वैल्यू 0 कब हो रही है, तो जब हम -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 होती है, और जब 4 रखते हैं तब y की वैल्यू 0 होती है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 2 जीरो हैं, और कौन कौन से, एक -1 और दूसरा 4, ठीक है। इसको हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, लेकिन पॉइंट से पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं। चलो तो मिलाते हैं, इस वाले पॉइंट को इससे मिलाए, ठीक, फिर ये वाला पॉइंट आ गया, इसने मिला, फिर ये वाला पॉइंट इसने, फिर ये ऐसे मिलके, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे चला गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइनिंग हो रहा है, ये जो लाइनिंग मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलता है, ठीक ना। ये या तो इस आकार में या तो फिर इस आकार में बनता है, ठीक ना। और इस सिंबल को चाहे वो ऐसे बनते हैं, मतलब कि डाउनवर्ड में फेस करके या फिर अपवर्ड में फेस करके, इन दोनों के नाम क्या होते हैं, तो इसी को कहते हैं पैराबोलास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होता है, क्या ड्रॉ होता है, तो पैराबोला ड्रॉ होता है। क्या ड्रॉ होता है, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे लीनियर इक्वेशन पे भले ही हमारा क्या हो, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारा ये जो लाइन होता है उसको हम पैराबोला कहते हैं, और ये कर्व लाइन ड्रॉ होता है। कौन सा लाइन, कर्व लाइन। अब ये जानने के बाद हमको इतना तो पता चल ही गया क्या, कि जो 0 होते हैं वो x की वैल्यू को ही हम 0 कहते हैं, ठीक। इतना तो पता चल ही गया कि x की वैल्यू को ही हम 0 कहते हैं। तो x की यानी कि जहां जहां पे लाइन टच करेगा, जो लाइन x को जितना बार टच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर, वही हमारा 0 हो जाएगा। तो कुछ केसेस है उसमें हम फाइंड करना है, जैसे कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब एक पैराबोला ऐसा ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं वो आपको बताना है। ये एक लाइन है ऐसे डिनोट हुआ है, यहाँ पे कितने जीरो है। एक और केस आ जाता है, ये शायद थोड़ा डार्क नहीं है,
लाइट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है, ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है, तो ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक। तो x एक्सिस पे जहां जहां काटेगा वही ना हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? यहाँ पे 2 जीरो, क्योंकि वो 2 बार कट रहा है। यहाँ पे कितने जीरो हैं? तो यहाँ पे भी 2 जीरो है, क्योंकि ये कितने बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। अब कभी कभार ऐसा हो जाए, ये लाइन ड्रॉ हुआ और ये ऐसे छू के चला जाए, ठीक ना, या फिर ये ऐसा लाइन ड्रॉ हुआ और ये ऐसे टच करके चला जाए। तो एक ही जगह टच कर रहा है, यानी कि इसका जीरो कितना होगा? 1 होगा। इस ग्राफ पे कितना जीरो हुआ? इस पॉइंट में कितना जीरो हुआ? तो 1 ही जीरो हुआ। तो जब 2 बार इंटरसेक्ट करे तो 2 जीरो, जब एक बार इंटरसेक्ट करता है तो 1 जीरो। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि इक्वेशन इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को? तो ग्राफिकल में तो हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखें, कभी ऐसा चला जाए कि हमसे तो तुमको मुलाकात ही नहीं, हम नहीं मिलेंगे तुमसे, फिर ये ऐसा ही चला जाए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ये होना 0, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 0, एक भी जीरो नहीं, ठीक ना, यानी कहते हैं नो जीरो, नो जीरो। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, ठीक। तो हमने पढ़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम y की वैल्यू क्यूब में रखेंगे, यानी कि जिसका डिग्री 3 हो, तो x क्यूब माइनस 4x, ऐसा हमने वैल्यू रखा है। अब x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 रख के हमने y की वैल्यू फाइंड करी, तो क्या आया? y की वैल्यू कभी 0, कभी 3, कभी 0, कभी -3 और 0। यानी कि अभी तक क्यूब में हम कितने जीरो फाइंड कर सकते हैं? 3। कौन कौन से? जब yx की वैल्यू हम -2 रखे तब, जब x की वैल्यू 0 रखे तब, और जब x की वैल्यू 2 रखें तब, ठीक है। तब इसको चलते हैं हम ग्राफ की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये x माइनस, वो y और ये y माइनस। जब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखिए कैसे कर्व बना है, ये कर्व टेढ़ा मेढ़ा बना है, ये अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड में भी कर्व बना है। तो एक्चुअली में इसको हम कर्व कहते हैं, जो ऊपर वाले बताए ना सिर्फ अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड में बनता है, उसको सिर्फ हम पैराबोला कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -2, 0, यानी कि यहाँ पे आया, फिर -1, 3 यहाँ पे आया, फिर 0, 0 यहाँ पे आया, फिर 1, -3 यहाँ पे आया, फिर 2, 0 एट लास्ट यहाँ पे आया, और इसको हमने ऊपर भेज दिया कि जा मौज करो, ऊपर जाओ, ठीक। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के बाद हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ कट हो रही है? तो 3 जगह कट हो रही है। एक जगह कहाँ? तो -2 पे, फिर एक जगह कहाँ? तो 0 पे, फिर एक जगह कहाँ? फिर 2 पे। यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पे 3 जीरोस होते हैं, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब इसके भी कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, कि क्या हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 ही जीरो होते हैं? क्या हमेशा ऑलवेज क्यूबिक पॉलिनोमियल में ओनली 3 जीरोस? नो, कभी कभी इसमें 1 जीरो, कभी कभी इसमें 2 जीरो वगैरह वगैरह भी फाइंड हो सकता है। जैसे कि हमको फाइंड करना हो, ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ पे हम y = x³ ले लें, ठीक ना। तो x की वैल्यू यदि हम पहले -2 रखें, फिर 0 रखें और फिर 2 रखें, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक बार y की वैल्यू, यदि एक ग्राफ बनाते हैं, तो क्या ग्राफ बनाते हैं, तो एक ग्राफ बन के तैयार है। x हमने y की वैल्यू कितनी रखी है? x³ रखी है, ठीक है, यानी क्यूबिक फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू -8 आ रहा है, 2 रखने पे 0 रखने पे 0 आ रहा है, और +2 रखने पे 8 आ रहा है, ठीक। अब इसको जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कहां पे आएगा? -2 -8, यानी -2 और ये रहा -8, एक यहां पे आ गया फर्स्ट वाला।
दूसरा 0,0 और तीसरा 2,8 यानी 2 यहाँ पे और ये रहा 8। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ से मिलाते हैं। ठीक, इस यहाँ पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे x कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ पे जीरो कितना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिर्फ 1 है। कितना है, सिर्फ 1 है। तो ये था 1 इक्वेशन वाला, 3 इक्वेशन वाला। अब हम पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कभी कभी दो भी जीरो हो जाते हैं। वो कब होता है, तो उसको आपको हम बताते हैं। चलिए देखते हैं, एक इक्वेशन फिर से लेते हैं। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल। यहाँ पे हम इक्वेशन माने हैं x³ - x²। अब x की वैल्यू 2, 1, 0 और -1 करके सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू 4, 0, 0, -2 आता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट तो पहला 2,4 तो 2,4 की पॉइंट यहाँ पे है, फिर 1,0 तो 1,0 यहाँ पे है, फिर 0,0 यहाँ पे है और -1,2 यहाँ पे है। अब हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कर्व ड्रॉ करते हैं तो कर्व हमेशा टेढ़ा ड्रॉ होगा, ये यहाँ पे है, फिर ऐसे यहाँ पे गया, फिर ऐसे यहाँ पे चला है। ठीक, ये नीचे चला जाएगा। तो जैसे नीचे गया हमको, तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि ये x को, ये x माइनस, ये x, ये y प्लस और ये y माइनस कहाँ पे कट रहा है, दो जगह पे कट रहा है, एक 1 पे और दूसरा 0 पे। यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना है, नंबर ऑफ जीरोस इज 2। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2 है। तो देखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक का भी सिर्फ एक भी हो सकता है। ठीक, क्यूबिक का 1, 2, 3, जरूरी नहीं कि हमेशा हर एक इक्वेशन में 3 ही आए। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया कि क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वगैरह वगैरह बाकी सब चीज पढ़ लिए। अब हमको जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो है रिलेशन। किस चीज के बीच में, तो रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। ठीक है, of polynomial, इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है। इनके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन दो तरह से निकाला जाता है। पहला रिलेशन तो ये है फर्स्ट एडिंग करके, ठीक ना, ऐड करने पे कुछ रिलेशन आता है, और दूसरा मल्टीप्लाई करके। तो जब दो जीरोस को हम ऐड करते हैं, एडिंग टू जीरोस, मान लो किसी इक्वेशन का जीरो, किसी भी इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर लीनियर इक्वेशन का जीरो 2 है। अभी हम क्वाड्रेटिक ही पढ़ेंगे, बाद में क्यूबिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो उसमें जीरो कितना होगा, 2 होगा। तो मान लो किसी इक्वेशन का जीरो a एंड b है। ठीक है, तो यदि हम a और b को ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन प्लस के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, ये एक रिलेशन है, क्या चीज, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का अंतर है, सॉरी रिलेशन है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, यदि दो हमारे जीरोस मिल गए a और b, और a इंटू b करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या पता चला कि जब हम a और b को आपस में इंटू करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट टर्म कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल के ऊपर। मान लो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल नोट करते हैं। ये याद रखिएगा, अभी हम एग्जांपल पे जब एग्जांपल पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरो फाइंड करते हैं। तो जीरो फाइंड कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा, क्लास 9 में आपने पढ़ा है। स्प्लिटिंग मेथड बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिटिंग कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब इन दोनों के बीच में पेयर लगाते हैं, तो इसके बीच में कॉमन क्या है? 2x है, ठीक। 2x यहाँ पे निकल गया तो बचा गया x माइनस 3, यहाँ पे क्या बचेगा? तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो x बचेगा x माइनस 3 यहाँ पर भी। अब इसको जब कंबाइन कर दें तो 2x माइनस 2 और x माइनस 3, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फैक्टर हुए, एक 2x माइनस 2 और x माइनस 3। अब दोनों को कंपेयर कर दो 0 से, तो एक बार x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि एक बार x की वैल्यू 1 आई और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 3 आएगी, क्योंकि ये माइनस से जब उधर जाएगा तो इक्वल टू उधर जाएगा, किस में जाएगा? प्लस में, ठीक। अब हम अपना वो वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा रिलेशन सही है कि नहीं है। तो दो जीरो आ गया, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया। तो सबसे पहले एडिंग करने पे, यानी कि 1 प्लस 3 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्या? x, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? तो माइनस का है। तो हमने बताया था कि माइनस का कोएफिशिएंट बताया था आपको उसमें। तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक। अब हम दोनों को जोड़ते हैं। ये तो हमारा जीरोस हैं, ठीक ना, दो जीरोस है, एक x है और इसकी मान लो ये 1 है, ये 3 है। तो इसको वैसे ही दो 1 प्लस 3 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। x की कोएफिशिएंट इसमें क्या है? तो x की कोएफिशिएंट -8 है, तो यहाँ पे हम रखते हैं माइनस का -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। सॉल्व क्या होगा? 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का 8 अपॉन 2, ठीक। तो 2 से और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 2 जा, ये कट जाएगा 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4। तो जी हाँ, ये रिलेशन सही है और यही इसका रिलेशन होता है एडिंग का। एक और होता है मल्टीप्लिकेशन का। यदि हम मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? एडिंग वाला हमने पढ़ लिया था, अब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन पढ़ना है। वो वाला वीडियो बोर्ड पर सब पूरा सब लिखा हुआ गायब हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ी था। चलो देखते हैं। तो हमने जीरो फाइंड कर लिया था, 1 और 3। एडिंग का फाइंड कर लिए थे, क्या रिलेशन था कोएफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में। अब मल्टीप्लिकेशन का, सो दो जीरोस को यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट टर्म आता है और अपॉन किसका कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो 3 into 3 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है, सो प्लस का 6 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3। तो हमारा इससे ये पता चला कि हमारा जो रिलेशन है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक। जनरल फॉर्मूला में हम बताएं जनरल टर्म में कि उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जनरल टर्म मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो हो गया, एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। अब इसको ए और बी नहीं पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा थोड़ा सा अंतर है, अल्फा बीटा ये दोनों ग्रीक वर्ड है। इसके बाद गामा भी आएगा जिसको कि वाई के जैसा लिखते हैं, वो भी ग्रीक का वर्ड है, वो क्यूबिक में पढ़ेंगे, अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। तो ए और बी क्या है? जीरोस है। तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आएगा यदि हम प्लस करते हैं तो, और इनटू करते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा? प्लस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
हमारी इक्वेशन क्या था, 2x² माइनस 8x प्लस 6, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू क्या है, 6 है। यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि if अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस देन कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस का b, कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, माइनस का b अपॉन क्या चीज, कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस b अपॉन a, और इसका c अपॉन a, ये इसका जनरल रूप हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक वाले के लिए, ठीक है, क्यूबिक वाले के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि कोई हमको दे दिया पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब कहे कि वेरीफाई करिए, ठीक ना, वेरीफाई करिए कि क्या यहाँ पे a की वैल्यू, मतलब कि क्या इसकी जीरोस जो हैं वो 3, कितने जीरो है, 3 माइनस 1 और माइनस 3, सॉरी 1/3। ये आपके एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। तो ये क्या, ये इक्वेशन का ये जीरोस है कि नहीं है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आपको ऊपर से ये भी कह रहा है कि आपको जीरो भी वेरीफाई करना है और इनके सबके बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, ऐसे ही क्वाड्रेटिक और बाकी सब भी हो जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, ये b की वैल्यू है, ये c है और ये d है, ठीक है। अभी तक आपको हम ये नहीं बताएं कि अल्फा बीटा यानी कि किसी तीन टर्म के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो तीन टर्म के बीच में भी हम रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। इसको हम सॉल्व करने से पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। x की जगह पे पहले 3 रखेंगे, सो 3 into 3 का क्यूब माइनस 5 into 3 का स्क्वायर माइनस 11 into 3 माइनस 3। जब कंप्लीट सॉल्व करें तो 3 into 3 3 9 3 27 माइनस 5 into 3 3 9 माइनस 11 3 33 माइनस 3। माइनस वाले माइनस में करते, आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बाद में करेंगे। 27 3 जा 81 माइनस 5 9 जा 45 माइनस 33 और माइनस 3, ठीक। अब 81 माइनस 3 3 6 5 6 5 11 का 1 और 1 4 1 5 और 5 3 8 81, सो 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो हाँ, ये 3 क्या है, 3 क्या है हमारा 0 है। -1, अब -1 रखिए इसकी जगह पे, यानी कि 3 into -1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 into -1 और माइनस 3। तो 3 into माइनस का 1 माइनस 5 into 1 माइनस 11 प्लस का 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11, सो प्लस 11 और माइनस 3। प्लस वाले प्लस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -3 -5 प्लस 11 और माइनस 3 है। 5 3 8 और 8 3 11, यानी कि -11 और प्लस 11 इक्वल टू 0। ये भी क्या वैल्यू आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही ये भी हम करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा 0 ही आएगा। तो हाँ, ये तो पता चल गया कि ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों नेचुरल नंबर हैं, जो तीनों नंबर्स हैं वो इस इक्वेशन के जीरोस हैं। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि ये जीरोस और इसके बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो जब 0 3 आ जाते हैं, जैसे कि एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया और एक गामा आ गया, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा और गामा को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा बीच, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो इसके बीच में सेम वही रिलेशन होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर, ठीक ना, माइनस के कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्म में इसमें लिखे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b होगा, यानी कि माइनस का b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे a होगा तो माइनस का b का a। ठीक है, यदि हम प्लस करते हैं तो सिर्फ एक ही रिलेशन नहीं है, एक और रिलेशन है। यदि a अल्फा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यदि हम ऐसा करते हैं, यदि कोई तीन इक्वेशन है, 3 जीरो है, तो जहाँ पे ए अल्फा बीटा गामा, अल्फा को 3 मान लो, बीटा को -1 और गामा को -1/3 मानो। ठीक, ऐसे मान के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक नया रिलेशन आ जाता है, ये आता है CYD। C यहाँ पे क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऐसा आ जाता है। यानी कि x का यहाँ पे वैल्यू क्या है, c है, तो c अपॉन a, ये भी एक जनरल रूल हो गया रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा ये था प्लस का, अब मल्टीप्लिकेशन की अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यदि हम करते हैं तो किसके वैल्यू के बराबर आएगा, तो अल्फा बीटा और गामा यदि हम करते हैं तो हमारा माइनस का कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस का d अपॉन क्या हो गया a। ठीक है, तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसको आप छोड़ दो तो ये क्यूब के लिए ये सब चीज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माइनस b बाई ए, c बाई ए और माइनस d बाई ए, यही होता है रिलेशन। यदि आप इसके जगह पे a b c d का वैल्यू दिया है, इसके जगह पे यदि अल्फा बीटा गामा, चलो हम एक प्रूफ करके आपको बता देते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो सबका वैल्यू सेम ही आएगा। चलो यहाँ पे अल्फा क्या है, 3 है, ठीक, इसको मिटा दो, यहाँ पे नहीं में शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3, ठीक, इसको जब हम करेंगे तो आएगा हमारा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसकी 3, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 3 9 प्लस 3 1 3 3 9 माइनस का 9। ठीक है, और इसके नीचे प्लस का -1, ठीक, प्लस का -1 ये मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 9 - 9 और प्लस -1 अपॉन 3, 9 में से 9 गया तो 1 बचा क्या, -1/3। चलो, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो -1/3 आता है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, तो 5 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5 अपॉन माइनस का ना, माइनस का 5, ठीक, और a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी कि -5/3। कहीं यहाँ पे गलत हुआ है तभी ऐसा होगा। चलो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बताते हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा करके बताना पड़ेगा। चलो ऐड करते हैं, 3 प्लस -1 प्लस, ओ सॉरी -1/3 था ये, ठीक है, -1/3। अब जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो देखो क्या आता है। इसको सबसे पहले करते हैं 3 का, और 3 - 1 यानी कितना आ जाएगा, 2 प्लस -1/3 इक्वल टू 2 - 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे 3, इसके नीचे 1, 3 * 6 -1 इक्वल टू 5/3। चलो आया ना 5/3, हमारा उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 5/3। तो ये था रिलेशन कंप्लीट, किसके बीच में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में। तो यहाँ पे ये सब रिलेशन और कोएफिशिएंट के बीच में जैसे यहाँ का किस्सा
समाप्त होता है। अब आते हैं क्लास 1 में जो चैप्टर नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम का कुछ यूज करना है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम कुछ यूज करना है, यानी कि डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन जहां पर भी होता है वहां पे a = bx + r के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, जहां पे r क्या होगा, ग्रेटर स्मॉलर होगा किससे, या इक्वल होगा किस r किस यार कितना गड़बड़ हो रहा है हमसे यार। चलो जो r होगा वो स्मॉलर होगा किससे, b से। और तो ये डिवीजन एल्गोरिथम का बस इतना ही जनरल सा फॉर्मूला जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीका से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक। पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा टर्म होता है कि हम तब तक को कटाते रहेंगे, तब तक उसका डिवीजन करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता या फिर उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जैसे कि एग्जांपल हम करते हैं 2x³ प्लस 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं x + 2 से। तो इसका एक और जनरल रूल होता है, आपको जान लेना जरूरी होता है कि जो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ना, ये फर्स्ट वाला टर्म ये कंप्लीटली खत्म हो जाए, इसको बचना ही नहीं चाहिए। यदि ये बचेगा तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाए तो इसके लिए क्या करते हैं, x वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ आ जाए। तो 2x² यदि मल्टीप्लाई करते हैं 2x² से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x³ हो जाएगी। तो 2x² इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2x³, और यही वाला तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो कितना आएगा 4x²। यार स्क्वायर नहीं है, सॉरी गलत है, ये 3x² है, ठीक 3x² है, ठीक। अब 3x² 2x² को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि पूरा का पूरा कट जाए, तो x + 2, ठीक। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। सो 2x यानी कि 2x² और 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा, 2 × 2 = 4, सो प्लस का 4x। जिसका जो वेरिएबल होता है ना उसी के सामने लिखते हैं। यदि ये यहाँ पे नहीं होता x तो x को हम यहाँ पे साइन में लिख देते, ठीक। आप करते हैं साइन चेंज, प्लस का माइनस, ठीक। ये हो गया पूरा कैंसल, बचा क्या यहाँ पे बचेगा x, सिर्फ बचेगा x, सिर्फ x बचेगा। लेकिन जो पावर जो हम लिखते हैं, जो साइन लगाते हैं वो बड़े वाले अंक का लगाते हैं, यानी कि बड़ा वाला अंक यहाँ पे क्या है 4x है, तो यहाँ पे -x लगेगा। अब फिर ये उतर जाएगा यहाँ पे प्लस का 1। अब हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए x + 2 हमारा वैल्यू आ जाए, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, यदि -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, हमको माइनस लेना चाहिए, सेम टर्म होगा तो कट जाएगा। तो x तो 1 से इसमें यानी कि -x और फिर प्लस माइनस का कौन सा -2, ठीक। अपॉन में फिर से अपना साइन चेंज, और साइन चेंज करते हैं तो क्या आता है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस, ये पूरा कैंसल, प्लस यानी कि 3, यानी कि प्लस का 3 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। हमने यहाँ पे देखा कि ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं है, तो हमने तब तक इसको किया जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है, ठीक है। अब एक थ्योरम आ जाता है डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहता है कि कोई दो पॉलिनोमियल है, ठीक ना, कोई दो पॉलिनोमियल, एक px और एक pq, दो पॉलिनोमियल है। यदि आपस में ये डिवाइड होंगे तो ये अपना कुछ वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे जिसका वैल्यू pq होगा और pr होगा। ऐसे दो पॉलिनोमियल ये और देंगे जो कि किसको सेटिस्फाई करेगा, जहां पे px
इक्वल टू ये px इक्वल टू ये gx कर लो, सब gx, चलो सबकी वैल्यू x ही कर लो, px इक्वल टू gx, चल नहीं रहा है, px इक्वल टू gx, और जो कि रिमाइंडर जो वैल्यू क्या देगा qx और rx, जो कि और rx, ये यदि दो पॉलिनोमियल्स आपस में डिवाइड होंगे तो दो ऐसे और पॉलिनोमियल्स देंगे जो qx और rx के बराबर में होगा। qx मतलब क्वोशंट, rx मतलब रिमाइंडर, जो किसको सेटिस्फाई करेंगे, qx px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx, ये इस फॉर्म में इस रूप को सेटिस्फाई करेंगे। यदि कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं तो इसी को कहते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये था डिवीजन एल्गोरिथम। अब कोई और कह दे, कभी ऐसा कहता है कि किसी का पावर 4 हो, ठीक ना, किसी का पावर 4 होता है, तो चलिए हम उसको देखते हैं कि किसी का पावर 4 होता है। तो पावर 4 पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कभी कभी जैसे कि उसमें क्या था, वेरिफिकेशन जीरोस और किसके बीच में, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में, तो इसमें कहता है कि वेरीफाई करिए कि आपने जो डिवीजन किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया था 2x माइनस 1, रिमाइंडर था 3 और डिवाइजर क्या था x प्लस 2। तो क्या करते हैं, हमको डिविडेंड इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस होता है जो कि हम जूनियर क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट QUOTINT क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यदि करें और वो डिविडेंड के बराबर आता है तो हमारा जो डिवीजन है वो सही था, यदि ऐसा नहीं होता है तो गलत था। आपको फिर से एक बार डिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप करके इसको देख लीजिएगा, आंसर परफेक्ट आएगा। अब कभी कभी ये कहता है कि किसी इक्वेशन का 2 जीरो दे दिया गया है तो बाकी का जीरो आपको खुद से फाइंड करना है। जैसे कि 2 जीरो दे दिया गया है, 2 zeros are -2 एंड -√2। ठीक है, 2 जीरो आपको दे दिया गया है और वो पॉलिनोमियल कौन सा है, 4 टर्म वाला, जैसे कि 2 - 3x स्क्वायर -6x - 2, ये 4, इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री 4 है। अब इसको हमको फाइंड करना है कि इसमें कितने जीरोस होंगे, ये +6 है, ठीक है, +6 है, इसमें जीरो फाइंड करना है और 2 जीरो आपको पहले से ही दे दिया गया है। ठीक, तो इसको हमको फाइंड कैसे करना है, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ही हम ऐसे 4 टर्म वाले जीरो को फाइंड कर सकते हैं। हमको पता है कि √2 और √2 क्या है, यदि हमारा फैक्टर है यानी कि 2 जीरो मिल गया, क्या चीज, x माइनस √2 एक मिल गया और दूसरा मिल गया x प्लस √2। ठीक, तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया और x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। हमारा आइडेंटिटीज यूज करेंगे क्लास 9 में, आइडेंटिटीज में यूज करेंगे कि यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 2x, एक वैल्यू हाँ, तो क्या आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, x माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है a स्क्वायर माइनस b के फॉर्म में, यानी कि ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्म में। यानी कि ये हमारा 2 जीरो से एक इक्वेशन मिला जो कि अब इसमें हम डिवीजन करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा और बाद में उस क्वोशंट को स्प्लिटिंग मेथड द्वारा हम निकाल देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या करना है, तो 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x
-2, ठीक है। हमने उस रूट से फाइंड कर लिया। रूट क्या लिया था, एक रूट माइनस का, एक प्लस का रूट 2 और एक माइनस का रूट 2। इन दोनों से हमने फाइंड कर लिया कि x² - 2 हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर है। अब इसको डिवाइड करते हैं। हमको ऐसे डिवाइड करना है कि इसका वैल्यू कितना है, 4 है। तो 2x² से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x केवल x² से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x⁴ और फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 4x² होगा। तो 4x² कहाँ पे है, x² का एक्सप्रेशन यहाँ पे है, यानी कि माइनस का 4x²। अब साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो पूरा का पूरा कैंसल। बचा क्या, इसको सिर्फ ऐसे उतार देंगे तो -3x³ और ये बचेगा आपको प्लस का x², सिर्फ प्लस का x² बचा। अब हमको इसको कैंसिल करना है, माइनस का 3x³ को। तो माइनस के 3x³ के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस x² में यदि हम सिर्फ 3x से क्या करें, प्लस के 3x से, क्योंकि सॉरी नहीं, माइनस के 3x से यदि मल्टीप्लाई करें यानी कि माइनस का 3x, तो 3x इंटू x² तो 3x³ हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस 3x³ और यही 3x इसमें हो जाएगा, तो इसमें माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 6x। तो प्लस का 6x तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो एक और टर्म हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, ये वाला प्लस 6x, उसको उतारिए वहां पे नीचे। तो प्लस 6x जब उतरेगा और ये वाला -2 भी आप यहाँ पे उतार दीजिए तो क्या होगा, 3x³ और 3 × 2 = 6 प्लस का 6x, तो प्लस का 6x यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस का 6x। बाकी का सब वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर से साइन चेंज होती है, प्लस होना, ये हो जाएगा माइनस में, ये पूरा पूरा टर्म कैंसिल। यहाँ पे बचा माइनस का x² और ये वाला भी पूरा टर्म कैंसिल, माइनस का x² और माइनस का 2, ठीक। अब कोई ऐसा भी टर्म से हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए, तो हाँ इसको हम कर सकते हैं, किससे, तो प्लस के 1 से, प्लस के 1 से इसलिए करेंगे ताकि यहाँ पे प्लस आएगा और साइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो x² - x, चलिए इसको हम चेंज करते हैं प्लस के 1 से, तो x² हो जाएगा यहाँ पे x², ठीक। ये प्लस का बचेगा ना, ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो ये प्लस का x² हो गया और 1 2 = 2 प्लस माइनस का 2, साइन चेंज, तो क्या हुआ, ये भी माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो ये हो गया हमारा पावर 4। नहीं अभी 1 है, अभी तो हमारा 0 फाइंड करना है। अब इसको हम स्प्लिटिंग मेथड द्वारा फाइंड कर देंगे, ठीक ना। तो 2x² - 3x + 1, इसको हम स्प्लिट करेंगे 3x वाले को, तो आएगा हमारा 2x² और इसमें -2x - 1x + 1। अब पेयर लगाइए इन दोनों के बीच में, पेयर लगाएंगे तो इसके बीच में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन बाहर निकालिए तो x बचा x - 1 और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1, सो x - 1, तो एक फैक्टर आ गया 2x - 1 और एक फैक्टर आ गया x - 1। इसको 0 से कंपेयर कर दे क्योंकि हमको निकालना है 0। तो 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि ये x = 2x = 1, सो x = 1/2, एक x की वैल्यू 1/2 आ गया और इस x = 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस थे, एक था √2 प्लस का, एक था माइनस का √2, एक है 1/2 और एक है ओनली 1, यानी कि इस पे 4 जीरोस हो गए, ठीक। तो ऐसे हैं जीरोस फाइंड करने के तरीके, और ये डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम जीरो को ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट कवरेज ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर 2। कैसा लगा आपका वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।